बायोस्टैटिस्टिक्स BSN 6th सेमेस्टर। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन और ये आपका यूनिट नंबर 13 है। इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, कोरिलेशन क्या होती है, बायोस्टैटिस्टिक्स में इसका क्या रोल है, कुछ ज़रूरी बातें। सबसे पहले आसान अल्फाज में मैं आपको एक कंसेप्ट देता हूँ कि अगर आपके पास दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, क्वालिटेटिव नहीं। अगर आपके पास दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, लेट्स से x है और y है, तो अगर x और y के बिटवीन कोई ताल्लुक है तो उसको आप कोरिलेशन कहते हो। ठीक है, अगर x और y दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, दोनों के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक बनता है तो उस ताल्लुक को हम कोरिलेशन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि फ़र्ज़ कीजिए आपके पास x की एक वैल्यू है, आपने x की वैल्यू इंक्रीज कर दी, तो आपने जब x की वैल्यू चेंज की तो आपने देखा y की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है। तो यानी कि जब x की वैल्यू बदल रही है, y की वैल्यू भी बदल रही है, तो मतलब ये हुआ कि y का कोई ना कोई ताल्लुक तो x के साथ है। इसी तरह फ़र्ज़ कीजिए आपने x की वैल्यू घटा दी, तो आपने x की वैल्यू कम की तो आपने देखा y की वैल्यू भी कम हो गई है। तो इसका मतलब तो यही जाहिर होता है कि अगर x की वैल्यू कम हो रही है तो y की वैल्यू भी कम हो रही है, तो मतलब ये हुआ कि x और y का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप बनता है। सिमिलरली आप यूँ कीजिए कि आप x की वैल्यू बढ़ा दें और x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू कम हो रही है, तब भी इन दोनों का कोई ना कोई तो ताल्लुक बनता है। और इसके ऑपोजिट देख लें कि x की वैल्यू कम हुई तो y की वैल्यू बढ़ गई, यानी तब भी x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका जाहिर से यही मतलब बनता है कि x और y का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को आप कोरिलेशन कहते हैं। और MCQ के हवाले से एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिए, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। MCQ के लिए ज़रूरी है कि ये x और y दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होने चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं। अगर आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की अभी समझ नहीं है तो आप इनिशियली पहले लेक्चर पे चले जाएं और उसको आप ज़रा रीड आउट कीजिए ताकि आपको इन दो चीज़ों की बात समझ आ जाए। कहते हैं कि कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन डिग्री टू विच वेरिएबल्स आर रिलेटेड। जैसे मैंने बात की x और y का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक है, लेकिन इन दोनों का ताल्लुक किस नौइयत का है? क्या इन दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, क्या बड़ा वीक रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है? इन चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा कोरिलेशन को एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक के हवाले से देखना होगा, थोड़ी स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक होती है स्कैटर डायग्राम। आप इन दो चीज़ों के बिटवीन ताल्लुक को किस तरह से देखेंगे, तो उसके लिए आसानी के लिए एक ग्राफ होता है जिसको स्कैटर डायग्राम कहते हैं। एक x की वैल्यू लिखते हैं एक साइड पे और एक साइड पे y की वैल्यू लिखते हैं। याद रखिए x के एक्सिस, ये जो एक्सिस होता है आपके पास, इस तरह दो एक्सिस होते हैं, एक होता है x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस। x के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगी। जब दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक होता है ना, तो एक डिपेंडेंट होती है और दूसरी इंडिपेंडेंट होती है। ये मैं आपको समझाता हूँ। याद रखिए x हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी और जो डिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं ये y के ऊपर आएंगी। ठीक है, फिर जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे आएंगी वो आप स्कैटर प्लॉट देख लेंगे और फिर इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाता है। याद रखिए इसमें कोई फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह हम नहीं देखते। एक एग्जांपल है आपके पास, फर्ज कीजिए एक पर्सन, आपके पास एक सेट ऑफ पर्सन्स हैं, कुछ सैंपल साइज है आपके पास, कुछ लोग हैं। आपने उन लोगों का एक वेरिएबल देखा, वेट, उनका बॉडी वेट। एक पहले पर्सन का वेट है 67, दूसरे का 69, फिर 85, 83, 74, 81, 97, 92, 114, 85। यानी देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सैंपल साइज n इज इक्वल टू 10। 10 लोग हैं, हर इंसान का दूसरे से बॉडी वेट डिफरेंट है।
दूसरा वेरिएबल आपने देखा ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर देखा 120, 125, 140, 160, 130, 180, 140, 150, 200, 130। अब देखिए जो ब्लड प्रेशर है वो सबका डिफरेंट है। अब अपने ये देखना है कि जैसे जैसे लोगों का बॉडी वेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे उनका ब्लड प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो क्या लोगों के बॉडी वेट में और ब्लड प्रेशर में कोई ताल्लुक बनता है कि अगर बॉडी वेट इंसान का बढ़ता है क्या ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है? अगर बॉडी वेट कम होता है क्या ब्लड प्रेशर भी उसके साथ कम होता है? क्या इस बॉडी वेट और ब्लड प्रेशर में कोई ताल्लुक है या नहीं है? तो आप पहले तो बात गौर कीजिए, ये दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अगर बॉडी वेट है तो वो भी क्वांटिटेटिव है, एक न्यूमेरिकल फिगर है, ठीक है। और अगर ब्लड प्रेशर है तो उसकी भी क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल फिगर है। तो ये भी क्वांटिटेटिव है, ये भी क्वांटिटेटिव है। दो क्वांटिटेटिव चीजों का रिलेशनशिप देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोरिलेशन। तो अब रिलेशनशिप देखने के लिए आपने दो एक्सिस बनाई, देखें ये वहां पे ये वाई एक्सिस और ये वाली है एक्स एक्सिस। अब आप जरा सोचिए, मैंने कहा था एक्स एक्सिस के ऊपर क्या रखेंगे, इनडिपेंडेंट, और वाई एक्सिस पे आएगी डिपेंडेंट। पहली बात तो ये आपने ये देखना है इंसान का जो बॉडी वेट है क्या वो ब्लड प्रेशर पे डिपेंड करता है? अब इंसान का बॉडी वेट तो डिपेंड करता है खुराक पे। आप ज़्यादा खाना खाएंगे वेट आपका ज़्यादा होगा, आप कम खाना खाएंगे वेट आपका कम होगा। तो इंसान का जो बॉडी वेट है वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ब्लड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। बॉडी वेट एक इंडिपेंडेंट है, हर इंसान का एक अपना बॉडी वेट होता है। अच्छा, दूसरा देख लें ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर देखा जाए, जिस इंसान का बॉडी वेट ज्यादा है, ये देखें जिस इंसान का 114 बॉडी वेट है उसका ब्लड प्रेशर 200 है, और जिस इंसान का 67 बॉडी वेट है उसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल 120 है। थोड़ा सा भी आप ये देखें, थोड़ा सा बॉडी वेट बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर फौरी तौर पर 120 से 125 हो गया, ठीक है। थोड़ा सा मजीद बॉडी वेट बढ़ गया तो आप देखिए ब्लड प्रेशर 140 हो गया। आप इस बात को ज़रा समझिए कि जैसे जैसे इंसान का बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और जब बॉडी वेट कम हो रहा है तो ब्लड प्रेशर भी कम हो रहा है। तो मतलब ये जो ब्लड प्रेशर है ये बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ब्लड प्रेशर एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है और बॉडी वेट एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। ब्लड प्रेशर चेंज करने से इंसान के वजन पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वजन चेंज करने से इंसान के ब्लड प्रेशर पे फर्क जरूर पड़ता है। तो यानी ये हुआ कि ब्लड प्रेशर एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है और बॉडी वेट एक इंडिपेंडेंट है। तो आपने एक्स एक्सिस पे लिखा 60 kg वेट, 70 kg, 80, 90, 100, 110, 114, 120, ये रेंज आपने लिखी है। अब देखें ये वाला जो आपके पास है ये 114 पे आ रहा है, ये वाला अगर आप देख लें कहीं पे 85 पे आ रहा होगा, ये अगर आप देख लें 83 पे आ रहा होगा। तो इस तरह 80 और 90 के बीच में जो है मुख्तलिफ बॉडी वेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे छोटा यहाँ पे देख लें तो आपके पास 67 वाला यहाँ पे मौजूद है, तो एक रेंज है। और ये वाई एक्सिस पे देखें तो ब्लड प्रेशर है किसी का 120 है तो ये पॉइंट है, 125 वाला ये पॉइंट आ गया, 140 वाला देख लें ये पॉइंट यहाँ पे है, इसके अलावा 130 भी किसी का है तो 130 वाला भी ये पॉइंट हो जाएगा। इस तरह 160 वाला भी आपके पास मौजूद है तो ये 160 वाला इस तरह हो गया, 180 वाला इधर हो गया, और 200 वाला ये देखेंगे इस तरह से यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक है। तो जिसका 200 है इसका यहाँ नीचे ले आए तो 114 उसका वेट है। अब इन पॉइंट्स को आप जोड़ें, जैसे कि ये पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट और ये पॉइंट है एंड पॉइंट, तो इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ दें, इस तरह से लाइन लगा दें, एक्स्ट्रापोलेट एक कर्व बनाएं, लाइन लगा दें, स्ट्रेट लाइन। तो आपको पता चलता है कि ये पॉइंट्स इस लाइन के कितने करीब करीब हैं। अगर तो ये पॉइंट्स इस लाइन के करीब करीब होंगे मतलब कि इन पॉइंट्स का आपस में ताल्लुक बनता है, और अगर ये पॉइंट्स लाइन से दूर दूर होंगे तो मतलब इस ताल्लुक बड़ा वीक किस्म का ताल्लुक है, स्ट्रॉन्ग ताल्लुक नहीं बनता। ये देखें ये एक लाइन लगाई गई है स्टार्ट से एंड तक, और ये पॉइंट्स काफ़ी करीब करीब आ रहे हैं लाइन के, तो मतलब इंसान का जो बॉडी वेट है और जो ब्लड प्रेशर है इन दोनों का आपस में ताल्लुक बनता है। सो स्कैटर प्लॉट्स क्या है? द पैटर्न ऑफ डाटा इज इंडिकेटिव, यानी ये जाहिर करता है
टाइप ऑफ रिलेशनशिप कि किस तरह का रिलेशनशिप है। देखिए, एक या तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो सकता है या नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसके साथ साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव, अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप आपके पास हमेशा से आप ये देखें, एक की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो दूसरे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। एक होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। अब नेगेटिव रिलेशनशिप ये होता है कि फर्ज कीजिए आप x की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो उसकी वजह से y की वैल्यू कम हो रही है। अब ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। और एक चीज आती है नो रिलेशनशिप, कि दोनों के बिटवीन कोई रिलेशनशिप नहीं है। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है, हाइट इन सेंटीमीटर, ठीक है, एक तरफ हाइट है सेंटीमीटर में और एक तरफ एज है वीक्स में। तो देखिए, जैसे जैसे इंसान की उम्र है, यहाँ पे उम्र यहाँ से यहाँ तक, जैसे जैसे एज इंसान की बढ़ती जा रही है, ये देखिए इसकी एज इतनी है, इसकी एज इतनी है, इसकी एज इधर आ रही है, इसकी एज इधर आ रही है, जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी देखिए यहाँ पे हाइट इतनी, तो जब एज बढ़ी तो हाइट इतनी आई, इसकी हाइट इतनी आ रही है, इसकी हाइट इतनी आ गई, इसकी हाइट इतनी आ रही है। सिमिलरली ये देखें इसकी हाइट इतनी आ रही है, तो हाइट भी बढ़ रही है। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ रही है वैसे वैसे इंसान की हाइट इंक्रीज हो रही है। तो यानी अगर आप कह दें कि एज इंसान की x है और हाइट इंसान की y है, तो दोनों के बिटवीन इस तरह स्टार्ट से लेके एंड तक लाइन लगाएं, पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है। नेगेटिव रिलेशनशिप को देख लें। फर्स्ट कीजिए कि एग्जांपल आपके पास है रिलायबिलिटी एंड एज ऑफ कार। आपके पास ये एज है, यहाँ से 0 है और यहाँ पे एज आपके पास इसकी 10 साल है, और ये रिलायबिलिटी का एक फैक्टर है। यहाँ पे रिलायबिलिटी 0 है और यहाँ पे रिलायबिलिटी मैक्सिमम है। आपने एक गाड़ी बिल्कुल न्यू खरीदी, आज ही नई नई गाड़ी खरीदी है, तो जब आज आपने एक ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदी है तो उसकी रिलायबिलिटी, पायदारी, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आज उस गाड़ी को अरसा गुजर रहा है, ठीक है, 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, फर्ज कीजिए यहाँ पे 15 साल, एक गाड़ी को जैसे जैसे वक्त गुजरता है, 15 साल हो गए हैं, क्या अब भी उस गाड़ी की उतनी ही पायदारी है? तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, गाड़ी की रिलायबिलिटी कम होती जा रही है। अब देखें इसकी रिलायबिलिटी इतनी है जबकि इसकी रिलायबिलिटी इतनी है। अब देखिए न्यू गाड़ी थी यहाँ पे तो रिलायबिलिटी इतनी ज़्यादा है, और ये गाड़ी एज इतनी है तो देख लीजिए रिलायबिलिटी इस लेवल तक आ गई है। तो ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है कि जब आपके पास x की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है तो y की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इस तरह का रिलेशनशिप एक नेगेटिव रिलेशनशिप बन जाता है। अच्छा, नो रिलेशनशिप, कभी कभी दो फैक्टर्स में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, जैसे कि वेट है इन पाउंड्स और पल्स रेट है, ठीक है। अब पल्स रेट जो आपके पास है या वेट इन पाउंड्स है, अगर आप देखें वेट बढ़ता जा रहा है, तो जब वेट बढ़ता जा रहा है क्या इसका इंसान की पल्स रेट से कोई ताल्लुक है? तो ये देखें किसी का पॉइंट इधर आ रहा है, किसी का पॉइंट उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, इतने फैले हुए पॉइंट्स हैं। आप एक लाइन लगाएं ना, इस तरह सीधी लाइन, फर्स्ट पॉइंट और आखिरी पॉइंट के बिटवीन लाइन लगाएं, तो ये देखिए कितनी दूर दूर हैं ये पॉइंट्स। इसके साफ जाहिर है कि पल्स रेट और वेट इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप नहीं बनता, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत दूर दूर हैं, इस लाइन के करीब है ही नहीं। तो यानी इन दोनों के बिटवीन एक लीनियर रिलेशनशिप बनता ही नहीं है। तो अब ये कोरिलेशन कैलकुलेट करना पड़ता है। एक तो आप ज़बानी कलामी कह देते हैं कि दो चीज़ों के बिटवीन रिलेशनशिप है, लेकिन मैथमेटिक्स में या बायोस्टैटिस्टिक्स में ऐसी ज़बानी कलामी बातें नहीं चलती। वहाँ पे आपको मैथमेटिकली एक बात साबित करनी होती है, आपको मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा, आपको कोई फिगर देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए फिर एक साइंटिस्ट थे कार्ल पियर्सन, उसका नाम बंदे का था कार्ल पियर्सन, ठीक है। उसने एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज के ज़रिए आपको कोरिलेशन बताई है। उसने जो कोरिलेशन के लिए सिंबल रखा उसको रो कहते हैं। ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये पी की तरह के, बट इट इज़ कॉल्ड एज रो,
इसको रो कहते हैं, और ये ग्रीक लेटर है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, ग्रीक लेटर है रो। इससे आप कोरिलेशन को डिनोट करते हो, और ये आपको बताएगा नेचर एंड स्ट्रेंथ। नेचर का मतलब कि पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है, और स्ट्रेंथ आपको बताएगा कितना स्ट्रॉन्ग दो चीज़ों के बिटवीन रिलेशनशिप होता है। और एक बार फिर से याद रखें, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात हो रही है। एग्जाम्पल्स, समटाइम्स टू कंटिन्यूस वेरिएबल्स आर मेजर्ड इन सेम पर्सन। जैसे कि किसी इंसान की हाइट और वेट आप मेजर कर रहे हो। अभी जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वेट भी बढ़ता है, और जैसे जैसे हाइट कम होती है वैसे वैसे वेट भी कम होता है। इसमें ऑब्वियसली मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। कभी कभी छोटी हाइट वाले लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं तो उनका वेट ज़्यादा होगा, और कभी कभी जो है छोटी हाइट वाले लोग जो हैं वो पतले होंगे तो उनका वेट कम होगा। ये भी हो सकता है किसी की हाइट बहुत ज़्यादा हो लेकिन बहुत पतला हो, और ये भी हो सकता है किसी की हाइट ज़्यादा है तो फिर उसका जिस्म भी बहुत बड़ा है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि जिस इंसान की हाइट ज़्यादा होती है उसका साथ साथ में वेट भी बढ़ता है। तो हाइट और वेट का कोई ना कोई कोरिलेशन है या नहीं, इन दोनों के बिटवीन आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन से कोरिलेशन ड्रॉ करोगे। एक दूसरी एग्जांपल है कि दो ग्रुप्स हैं, आप कंपैरिजन करते हो टॉलनेस, ठीक है। कैसे? फर्ज कीजिए पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बिटवीन आपने एक ग्रुप में मुख्तलिफ लोगों के पेरेंट्स रखे और दूसरे ग्रुप में उन लोगों के चिल्ड्रन दिखे। फिर पेरेंट्स की हाइट चेक की और जो आपने उनके बच्चों की हाइट थी वो चेक की। अब पेरेंट्स की हाइट भी क्या है, वो एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, बच्चों की हाइट भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। तो आप ये देखना चाह रहे हो कि जब पेरेंट्स की हाइट इंक्रीज हो रही है क्या बच्चों की भी हाइट इंक्रीज होती है? तो इन दोनों के बिटवीन कोरिलेशन देखना। फिर इट लुक्स फॉर स्ट्रेंथ, ये बड़ा ज़रूरी है कि कोरिलेशन तो है, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है। कहते हैं इफ़ टू क्वांटिटीज x एंड y टेंड टू चेंज विद ईच अदर, यानी कि अगर x और y हैं, जब एक चेंज होता है तो दूसरा भी चेंज हो जाता है, तो इन दोनों का मतलब है कि ये कोरिलेटेड है। तो जो ये आपके पास साइन है जिसको मैं कहा रो, ये रो साइन आप इस्तेमाल करेंगे और इससे आप किसी दो वेरिएबल के बिटवीन कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। रो की क्वांटिटेटिव फिगर है 1, इस तरह से -1 +1 0 0.5 0.6 इस तरह से। तो ये देखें, ये एक फिगर है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि अगर दो चीज़ें हैं x और y, उनके बिटवीन जो रिलेशनशिप है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है। 1 का मतलब 100%, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या है, ये जो बीच में 0 है, 0 का मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप। अगर दो चीज़ों के बिटवीन रिलेशनशिप देखना चाहें और आंसर आ जाए 0 तो मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अगर 0 से आ जाए ज़्यादा, मैक्सिमम 1 आ सकता है, 0 से 1 तक अगर आता है +1 तो मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और 0 से -1 तक अगर आता है तो मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है। इधर भी रिलेशनशिप है, इधर भी रिलेशनशिप है। पॉजिटिव का मतलब x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, नेगेटिव का मतलब x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब, हालांकि दोनों के बिटवीन कोरिलेशन है, दोनों के बिटवीन कोरिलेशन है। मैक्सिमम 1 +1 हो सकता है या मिनिमम -1 हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब वही बात कर रहे हैं कि अगर दो वेरिएबल्स हैं क्वांटिटेटिव, अगर रो की वैल्यू आ जाए 0 मतलब देयर इज नो एसोसिएशन या देयर इज नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर तो जो रो की वैल्यू है वो आ जाती है 0.25 या इससे कम, तो मतलब कि ये वीक रिलेशनशिप है। कोरिलेशन है लेकिन बड़ा वीक सा है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर तो आ जाती है वैल्यू 0.75 तक, ठीक है, 0.25 से 0.75 तक अगर कोई रिलेशनशिप आता है, इसका मतलब ये एक इंटरमीडिएट रिलेशनशिप है, इंटरमीडिएट कोरिलेशन, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है बहुत वीक भी नहीं है, बस दरमियाना से रिलेशनशिप है। और अगर 0.5 से 1 के बिटवीन आ जाए, 0.5 से लेके 1 के बिटवीन, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, यानी बड़े स्ट्रेंथफुली दोनों के साथ रिलेट करते हैं। और अगर 1 आ गया तो परफेक्ट कोरिलेशन, यानी बिल्कुल परफेक्ट है। ऑब्वियसली 1 बहुत कम केसेस में आता है,
लेकिन ये फिर परफेक्ट कोरिलेशन हो जाता है। अब ये एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट अब तक हमने बात की कि एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी बढ़ गई, ये कोरिलेशन है। एक वैल्यू कम हुई दूसरी भी कम हो गई, ये भी कोरिलेशन है। एक वैल्यू कम हो गई दूसरी वैल्यू बढ़ गई, ये भी कोरिलेशन है। या पहली वैल्यू कम ज़्यादा हुई दूसरी वैल्यू कम हो गई, ये भी कोरिलेशन है। इतना सादा सा कंसेप्ट है। लेकिन कार्ल पियर्सन ने जो इसका फार्मूला निकाला है वो अगर आप देखें समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन होल डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन इनटू समेशन वाई स्क्वायर इन माइनस समेशन वाई स्क्वायर ओवर एन होल अंडर द रूट, ये रो का फार्मूला है, यानी ये कोरिलेशन का फार्मूला है। अब आप खुद सोचें, इतना आसान सा कंसेप्ट है, दो चीज़ों के बिटवीन रिलेशनशिप को कोरिलेशन कहते हैं। इतना आसान कंसेप्ट और इतना मुश्किल फार्मूला, ये क्या मतलब इंसान सोचते हैं ये क्या गंद है कि इतना आसान बातें कर रहे हैं और फार्मूला इतना गंदा दे दिया है। तो देखें किस तरह का ये फार्मूला है कि कभी x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कभी आपस में माइनस हो रहे हैं, कभी फिर डिवाइड हो जाते हैं। अजीब किस्म का एक फार्मूला है। तो मेरा काम है इस फार्मूले को आसान करना, मेरा काम है आपको समझाना कि ये अगर फार्मूला लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है, क्या वजह है। तो यहाँ हम देख क्या रहे हैं, एक वैल्यू है x, एक वैल्यू है y, ठीक है। यानी एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y। x का भी पूरा डाटा होगा, ठीक है। एक जगह पे एक x है, ये भी इस तरह मुख्तलिफ x का पूरा डाटा आता है। y का भी इस तरह पूरा डाटा आता है, ठीक है। y कोई एक फिगर तो नहीं, y तो पूरा डाटा है, बहुत सारे लोग हैं। x वैल्यू बहुत सारे लोगों की डिफरेंट है, y वैल्यू बहुत सारे लोगों की डिफरेंट है। हमने ये देखना है क्या इस x का कोई y से ताल्लुक है या नहीं है। जब x चेंज होता है क्या y चेंज होता है या नहीं होता, हमने ये देखना है। तो थोड़ा सा आप अपनी नॉलेज को रिवाइज कीजिए। आपने दो लफ्ज़ पढ़े होंगे पिछले लेक्चर्स में, एक था वेरिएंस और दूसरा था स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बड़े ज़रूरी लफ्ज़ थे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हैं, वेरिएंस क्या है, व्हाट इज़ वेरिएंस। वेरिएंस है कि जब आप इस अपने डाटा को देखते हो ना तो हर पॉइंट पे डाटा चेंज हो रहा है। वेरिएंस मतलब वैरायटी से है, चेंज से है। जैसे जैसे आप अपने डाटा को आगे फॉरवर्ड देखोगे वैसे वैसे डाटा आपस में चेंज हो रहा है। कहीं पे जो बॉडी हाइट है, कहीं पे फ़र्ज़ कीजिए हाइट है 10, कहीं पे हाइट है 40, कहीं पे हाइट है 60, कहीं पे हाइट है 70, कहीं पे 110, कहीं पे 150। तो ये चेंज हो रही है। वेट आपके पास है 60 kg, 70 kg, 71, 73, 65, 51, फिर इस तरह से 57, 82, ये भी साथ में जो आपके पास बॉडी वेट है वो चेंज हो रहा है। तो ये इसकी अपनी वेरिएंस होगी और इसकी अपनी वेरिएंस होगी। वेरिएंस का फार्मूला मैं उम्मीद करता हूँ आपको आना चाहिए कि वेरिएंस में क्या करते हैं, सबसे पहले मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन, तो आपने इन तमाम वैल्यूज़ का मीन कैलकुलेट करना है। फिर इस हर एक वैल्यू को इस मीन में से माइनस कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेना है, x तमाम का स्क्वायर लेना है। फिर स्क्वायर लेने के बाद इस x को n-1 पे डिवाइड कर लेना है और फिर जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट लेंगे। ये जो वैल्यू आती है ना यहाँ पे, वो वेरिएंस होती है, उस वेरिएंस का अंडर रूट लेंगे तब जाके स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा। ये मैं आपको यूनिट नंबर 3 में समझा चुका हूँ। अगर समझ नहीं आ रही तो यूनिट नंबर 3 फिर से देख लीजिए। y देखें, इसकी भी वेरिएंस है, यानी हर पॉइंट पे वो तब्दील हो रहा है। तो सबसे पहले तो y का अगर आपने वेरिएंस देखनी है तो मीन कैलकुलेट कीजिए। हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को मीन में से माइनस कीजिए, फिर हर एक पॉइंट का स्क्वायर लीजिए। उसके बाद जो वैल्यूज़ आएंगी उनका सम करके n-1 पे डिवाइड करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगी और उस वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ये देखें आपके पास जो ये रो का फार्मूला है ना, ये जो ऊपर वाला है नॉमिनेटर, ये दरअसल वेरिएंस से ताल्लुक़ रखता है, वेरिएंस, ठीक है।
आपने ये देखना है कि x और y आपस में ताल्लुक रखते हैं कि नहीं। तो पहले ये देखिए कि जब ये x बदलता है तो किस ट्रेंड से x बदल रहा है। फिर आप ये देखिए y बदल रहा है तो वो किस ट्रेंड से बदल रहा है। क्या x के बदलने का ट्रेंड y के बदलने के ट्रेंड से कोई मुताबिकत रखता है। तो इसलिए ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर है वो वेरिएंस है, वो वेरिएंस आपने फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है कि जब x बदल रहा है तो y भी उसके साथ बदल रहा है या नहीं। और नीचे वाला जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे कि आपने अंडर रूट वेरिएंस का लेना है, तो ये देखें अंडर रूट क्यों लिया गया, बिकॉज जब वेरिएंस का अंडर रूट लेते हैं तब जाके स्टैंडर्ड डेविएशन आती है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है डाटा का स्प्रेड चेक करते हैं। वो जो अभी मैंने आपको स्कैटर प्लॉट समझाया है, स्प्रेड, ये डाटा कितना फैला हुआ है। जितना फैलाव x में आता है क्या उतना ही फैलाव y में भी आता है कि नहीं आता। अगर तो दोनों करीब करीब हैं तो मतलब बड़ा अच्छा कोरिलेशन बनता है, और अगर दोनों का फैलाव बड़ा डिफरेंट है तो मतलब इनका कोरिलेशन वीक है। तो इस बुनियाद पर यह फार्मूला बनता है कि पहले तो आप x और y, इसका और इसका वेरिएंस देखने के लिए पहले तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद x का भी पूरा सम लो, y का भी पूरा सम लो और n से डिवाइड कीजिए। ये देखें n-1 जैसे यहाँ पे है, तो x का सम और y का सम, समेशन x समेशन y, इन दोनों को डिवाइड किस पे करना है, n पर। तो वेरिएंस का एक अंदाजा हो जाता है। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन है कि यहाँ पे आपने समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x ओवर n, तो ये बिल्कुल उसी तरह का फार्मूला है, बस अंडर रूट ऊपर आ जाएगा। सिमिलरली समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y स्क्वायर ओवर n, इसके ऊपर अंडर रूट, तो इस पूरे फिगर के ऊपर एक अंडर रूट आ जाता है। सो दीज टू वेरिएबल्स आर ऑफ क्वांटिटेटिव टाइप। सबसे बुनियादी बात यही है कि ये क्वांटिटेटिव टाइप की हैं, क्वालिटेटिव कोरिलेशन में आता ही नहीं है। एक अगर आप देखें वेरिएबल है एज, ठीक है, फर्स्ट कीजिए एज एक क्वांटिटेटिव चीज़ है और एज इंडिपेंडेंट है, एज किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, एज एक चलती रहती है। और अगर आप एक दूसरा देख लें जो वेरिएबल है वो बॉडी वेट है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इंसान का जो वेट है वो भी इंक्रीज होता है। तो एज एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है, जबकि बॉडी वेट जो है वो एज पे डिपेंड कर रहा है। तो जो डिपेंड करता है वो y एक्सिस पे आता है, तो बॉडी का जो वेट है वो y एक्सिस पे हो सकता है। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं। इन दोनों वेरिएबल्स में से एक आपके पास हो गया x और एक आपके पास हो गया y। तो x का एक डाटा होगा, y का आपके पास एक डाटा होगा, आपने उसी को इस फार्मूले में पुट करना है। सबसे पहले x और y का आपस में प्रोडक्ट लेना है, उनके सम, ठीक है। x और y आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एंड पे सब सारे को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जब इस तरह x है इस तरह y है, हर एक फिगर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और आखिर में सबको जमा कर लो। फिर माइनस समेशन x, यानी x को अलग से सम करो, समेशन y को अलग से सम करो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ सैंपल पर। तो यहाँ तक की बात सादा सी है, पहले x और y को मल्टीप्लाई करें और एंड पे उसका सम ले लें, फिर उसके बाद x को अलग से उसका सम लें, y का अलग से सम लें और उसको प्रोडक्ट लेके एंड पे डिवाइड कर दें। ये सादा सी बात। नीचे में आप देखें तो डिनोमिनेटर में यही जो x है, इस तमाम x का स्क्वायर ले लीजिए सम करके, और फिर इसी तरह जो x का स्क्वायर लेंगे आप उसको n पे डिवाइड कर दें। फिर ये जो y है, y की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ले लीजिए और उसको फिर n पे डिवाइड कर दें और अंडर रूट ले लेंगे। तो अगर आप मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, फर्ज कीजिए एज 1 2 3 और उसका जो 1 साल का बच्चा है 2 किलो वेट है, 2 साल का जो बच्चा है 4 किलो वजन है, 3 साल का जो बच्चा है 6 किलो वजन है, ठीक है। तो एज x है और वेट y है, एज इंडिपेंडेंट है y डिपेंडेंट है, ठीक है। और सैंपल साइज n इज इक्वल टू 3, देखिए 3 बच्चे हैं तो n इज इक्वल टू 3 है। अब देखें आपके पास x भी आ गया y भी आ गया। फार्मूले में क्या था, x y, इस तरह समेशन x y, तो आपने क्या करना है x और y आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, 3 6 18, तो आपके पास x और y आ गया।
उसके बाद आपने फार्मूले में देखा है एक्स स्क्वेयर भी था और वाई स्क्वेयर भी तो था, तो एक्स स्क्वेयर क्या करेंगे, ये आपके पास एक्स है, 1 का स्क्वायर कीजिए 1, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 3 का स्क्वायर करें 9। इसी तरह y का भी स्क्वायर है, तो y 2 का स्क्वायर है 4, 4 का स्क्वायर है 16, 6 का स्क्वायर है 36, तो x स्क्वायर भी हो गया, y स्क्वायर भी हो गया। तो आपके पास फार्मूले के लिए एक्स वाई भी है, एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है। अब आपने क्या करना है, आपके पास अब आना है सम, ये जो आपके पास सम वाला साइन था ये वाला, ठीक है। आपने फर्स्ट के सबसे समेशन x 1 + 2 3, 3 + 3 6, तो ये आपके पास 6 आ गया। वेट y 2 + 4 6, 6 + 6 12, तो y सम 12 आ गया। फिर आपके पास था समेशन एक्स वाई, तो देखिए समेशन एक्स वाई क्या है, 2 और 8 10, 10 और 8 18 28, ठीक है, तो समेशन एक्स वाई भी आ गया। एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर देख लीजिए, इस सबको ऐड करेंगे 14 आएगा। समेशन वाई स्क्वायर क्या है, इन सबको ऐड करेंगे 56 आएगा। तो आपके पास तमाम जो समेशन वाले आंसर्स थे वो इस तरह से आ जाते हैं। अब इनको पुट कीजिए, समेशन एक्स वाई, देखिए फार्मूला तो ये ना समेशन एक्स वाई, अभी आपने देखा समेशन एक्स वाई कितना है, समेशन एक्स वाई 28 है, तो आपने क्या किया, समेशन एक्स वाई की जगह 28 लिखा। समेशन एक्स समेशन वाई, तो देख लीजिए समेशन एक्स है 6, समेशन वाई है 12, तो आप देख सकते हैं 6 × 12, सैंपल साइज 3 था तो आपने 3 लिखा। उसके बाद समेशन एक्स स्क्वायर, अगर आप एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज देखें, देखें एक्स स्क्वायर समेशन कितना है 14 है, और समेशन वाई स्क्वायर कितना है 56 है, तो समेशन एक्स स्क्वायर देखिए उसकी जगह हमने लिखा 14, और जहां समेशन वाई स्क्वायर है उसकी जगह हमने लिखा 56। तो उसके बाद क्या था, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, यानी कि आपके पास समेशन एक्स जो है, समेशन एक्स कितना है 6, ये आपने 6 लिया स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एन मैंने शुरू में क्या सैंपल साइज कितना था 3 था, तो 3। सिमिलरली समेशन वाई होल स्क्वायर, समेशन वाई था 12, अगर आप खुद देखना चाहें ये देखिए वाई है और उसका 12 है, तो समेशन वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो आपने जब ये फार्मूला सॉल्व करना है तो इसका परफेक्ट आंसर आता है +1। +1 का मतलब इंसान का जो, अगर 2 वेरिएबल देखें एज है और वेट है, उसके बिटवीन परफेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान का वजन इंक्रीज होता है। अच्छा, अब एक दूसरी एग्जांपल है, उसी को थोड़ा सा इंक्रीज करके, सैंपल साइज आपके पास है 6, पहले सैंपल साइज था 3, अब सैंपल साइज है 6। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, यानी कि आपके पास 7 6 8 5 6 9 साल का बच्चा भी मौजूद है, और वेट भी बढ़ता जा रहा है, 13 kg तक वेट आ गया, तो अब आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है। रो क्या है, समेशन एक्स वाई समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन, बीच में माइनस, और फिर अंडर रूट लें समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर ओवर एन इनटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर ओवर एन। तो आप देखें सबसे पहले एक्स वाई फाइंड करने हैं, तो एक्स तो ये है, वाई ये है, एक्स वाई कैसे फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स वाई आ गया। फिर आपने क्या करना है, समेशन एक्स वाई चाहिए, इन सब को आपस में ऐड कर लीजिए 461, ये जो आपके पास पार्ट है ना समेशन एक्स वाई, ये तो आपके पास आ गया। फिर है समेशन एक्स और समेशन वाई, ये एक्स है, इन सबको ऐड कीजिए समेशन एक्स आ गया, ये आपके पास y है, इन सबको ऐड कीजिए समेशन y आ गया। n कितना है, n = 6, तो ठीक है, आपके पास ये ऊपर वाली सारी वैल्यूज आ गई हैं। डिवाइड कर लीजिए समेशन एक्स स्क्वायर, ये देखें x है, इस x का स्क्वायर लीजिए सबका, 7 है तो उसका स्क्वायर लें, 6 है तो उसका स्क्वायर लें, 8 5 इन सब का आपने क्या किया स्क्वायर ले लिया। इसी तरह y का भी स्क्वायर लेना है, तो इन सब y का भी आपने स्क्वायर ले लिया। अब सम लिखा हुआ है, यानी x का भी आपस में सम लेंगे तो वो आ गई वैल्यू, और y का भी सम है तो उनका भी आपने ले लिया, ये आ गया स्क्वायर वाला सम। तो फिर आपके पास ये जो स्क्वायर्स हैं और इनका भी सम आ जाता है। फार्मूला में पुट करेंगे, ये फार्मूला है, तो इस तरह आप फार्मूला में देखिए आंसर आ जाता है p = 0.759, यानी आपके पास 1 से कम है, 0.75 है,
लेकिन आपके पास एक बड़ी फिगर है, 1 से बेशक कम है, परफेक्ट नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बन जाता है। अब एक दूसरी एग्जांपल आपके पास दी गई है, कंपैरिजन एज ऑफ द कार, जो हमने पहले बात की कि जैसे जैसे गाड़ी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी प्राइस में कमी आती है, रिलायबिलिटी या प्राइस में कमी। आपने देखना क्या है, मैथमेटिकली भी ये सच है, बायोस्टैटिस्टिकली। एक गाड़ी है जो बिल्कुल न्यू है, उसको क्या हुआ, 1 साल हुआ है, दूसरी गाड़ी को 6 साल, तीसरी गाड़ी को 3 साल, फिर 4 साल, फिर 3 साल, फिर 2 साल। और प्राइस देखी जाए तो जो बिल्कुल न्यू कार है उसकी 12 लाख कीमत है, जो 6 साल पुरानी गाड़ी है उसकी 8 लाख रुपए कीमत है, 3 साल पुरानी गाड़ी भी 12 लाख रुपए की है, 4 साल पुरानी गाड़ी 10 लाख की है, 3 साल पुरानी गाड़ी 11 लाख और 2 साल पुरानी गाड़ी 13 लाख रुपए की है। तो यानी मुख्तलिफ प्राइजेज हैं और मुख्तलिफ गाड़ी की एज है। अब आपने देखना है क्या गाड़ी की एज और उसकी प्राइस, क्या इनका आपस में ताल्लुक है। सबसे पहले तो आप ये फैसला कर लीजिए इन दोनों में डिपेंडेंट कौन सा, इंडिपेंडेंट कौन सा है। गाड़ी की उम्र देखें, हर मिनट, हर दिन, हर महीना, हर साल एक रिदम में गुजर रहा है, किसी चीज़ के लिए रुकता नहीं है, किसी चीज़ के लिए स्टॉप नहीं होता। लिहाजा ये जो उम्र का गुजरना है, चाहे गाड़ी की है या इंसान की है, ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर है। लेकिन कीमत डिपेंड करती है, आज कीमत कुछ और है, कल कीमत कुछ और होगी। तो ये जो कीमत है ये बदलती है, वक्त के साथ साथ बढ़ती भी है, कम भी होती है। तो कीमत एक डिपेंडेंट फैक्टर है। तो कीमत हो गई y और एज हो गई x। तो इस फार्मूले के मुताबिक समेशन एक्स वाई, सबसे पहले तो देखें x आपने लिखा पूरा, आपने y पूरा लिखा, तो फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले फाइंड करना है एक्स वाई। x और y को आपस में मल्टीप्लाई करके ये एक्स वाई आ गया, और फिर सम है यानी इन सब को आपस में ऐड भी करना है, तो ये आपके पास समेशन एक्स वाई। फिर समेशन एक्स समेशन वाई, ये x पूरा सम करके अलग से लिखेंगे, y पूरा सम करके अलग से लिखेंगे, बीच में फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड बाय n। n क्या है, सैंपल साइज, टोटल सैंपल साइज 6 है, तो n इज इक्वल टू 6। फिर देखें अगली चीज़ है समेशन एक्स स्क्वेयर। ये x जो है इसका स्क्वेयर, ये देखें सब x का यहाँ पे स्क्वेयर लिया गया, एंड पे ऐड कर दिया। और ये देखें समेशन y स्क्वेयर, तो इन तमाम y का स्क्वेयर लिया गया और एंड पे ऐड कर दिया गया। फिर समेशन x होल स्क्वायर, ये जो x है इसका सम जो है 19 है, इसका होल स्क्वायर और एंड से डिवाइड करेंगे और y के साथ भी यही काम करेंगे। तो फार्मूला के अंदर सारी वैल्यूज पुट की, आंसर क्या आया, p इज इक्वल टू -0.91। माइनस को अगर आप इग्नोर करें, 0.9 का मतलब तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, यानी इसके बिटवीन एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रिलेशनशिप बनती है। लेकिन माइनस है, माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव है। मतलब कि x एज थी, जैसे जैसे गाड़ी की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे गाड़ी की जो कीमत है कम होती है। तो जब एक वैल्यू बढ़ती है दूसरी वैल्यू कम हो रही है, ऐसा रिलेशनशिप नेगेटिव रिलेशनशिप है, लेकिन है बड़ा स्ट्रॉन्ग। ये बात सही है, दुनिया में कहीं पे भी जितनी उम्र ज़्यादा होगी गाड़ी की उतनी उसकी वैल्यू कम होगी। तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बट नेगेटिव रिलेशनशिप है। सो दैट इज द एंड ऑफ यूनिट जिसका नाम था कोरिलेशन। यहाँ पर तक बायोस्टैट्स के 13 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं।